हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने फिर पेश हुए हैं एक नए वीडियो को लेकर के, मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के। जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं, अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं कहीं एक मैसेज मिल रहे थे कि सर एक मोटिवेशनल स्पीच का एक वीडियो बनाओ ताकि हमारे को ऊर्जा मिलती रहे। और परीक्षाओं का सिलसिला अभी तुरंत हाल ही फिलहाल में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में शुरू होने जा रहा है, तो इसलिए आगे की रणनीति किस तरीके से बनाएं और आगे किस प्लानिंग के मुताबिक आगे चलना है, उस पर फोकस करेंगे आज। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने मेरा परिचय दे रहा हूँ। अभी तक बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि सर आपका परिचय दो, परिचय आपका मालूम ही नहीं, इस तरीके से। तो मेरा नाम है मुकेश पटेल। मैं हूँ वरिष्ठ अध्यापक 2016 की भर्ती से, और 2016 की भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड होने से पहले ग्राम सेवक, पटवार, थर्ड ग्रेड रीट में कहीं कहीं सिलेक्शन हुआ, हर जगह। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपना परिचय ये था, और मैं वागड़ की धरती से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, इस प्रकार से अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। कि बात ये आती है कि फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में। इस महामारी के कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन, इस महामारी के कारण बहुत ही समस्याएं तो है, परंतु अपना काम ये रहता है कि पढ़ाई करना। क्या आप लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो सकता है क्या पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? ये तो सरासर गलत बात है। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे देश में आपातकालीन स्थिति भी क्यों न पैदा हो, ये बात ज़रूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। ये भी बात ज़रूरी है, हमें कोरोना से भी बचना है। लेकिन अगर आप एक दिमाग में ये इस तरीके से फीलिंग्स लाओ कि हम अगर 2.5 महीने तक अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम उन बच्चों से, उन अभ्यर्थियों से कितने पीछे हो जाएंगे कि 2.5 महीने या 3 महीने अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा ये आपसे विनम्र अपील है कि लॉकडाउन भी रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों नहीं आए, उनसे भी हमको बचना है, लॉकडाउन से भी और कोरोना से भी बचना है। लेकिन अपना मूल उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून, हौसला और जोश के साथ और होश के साथ आगे बढ़ना है अपने को। जी हाँ, हमारा उद्देश्य आज जो एक वार्तालाप करने आपके साथ जो जुड़ने का एक उद्देश्य यही रहा है कि हमें किस तरीके से आगे की प्लानिंग बना करके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन आगे की प्लानिंग किस तरीके से, किसके मुताबिक आगे बढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं पढ़ते जा रहे, सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लानिंग, रणनीति के अनुसार ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न हो। जैसा कि दोस्तों, मैं पहला आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आ रहा हूँ कि समस्याएं अधिकतम अभ्यर्थियों के सामने ये आई कि सर तैयारी किसकी करें। तो जी हाँ, तैयारी किसकी करें ये भी बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने जब तक यानी कोई एक टारगेट नहीं रहेगा, तब तक आप यानी पूरी तरह से असमंजस स्थिति में रहते हो कि हमें रीड की तैयारी करनी, पटवार की करनी या ग्राम सेवक की करनी या फर्स्ट ग्रेड की करनी, कि किसकी करनी, तैयारी किसकी करनी। तो आपका पहला मूल उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जी हाँ, मुझे कि रीड की करनी थी रीड की, और पटवार की करनी पटवार की, किसी भी की भी, लेकिन एक चॉइस पूरी तरह से 100% आशान्वित होकर के कि नहीं, मुझे टीचर बनना, पुलिस बनना, कि ग्राम सेवक बनना, पटवार बनना, किसी भी तरीके से आपका एक ही मूल उद्देश्य रहना चाहिए। आप यूँ सोच रहे हो कि 15 दिन या फिर महीने भर अगर आपने रीड की तैयारी करी, फिर आपको ये लगा कि नहीं, मुझे तो पटवार की करनी चाहिए, फिर आप रीड को छोड़ करके पटवार की तरफ कूद गए, फिर पटवार की महीने भर करी, इसके बाद में फिर आपको लगा कि नहीं, अरे ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली, इसलिए मैं ग्राम सेवक की तैयारी करूं, फिर ग्राम सेवक में कूद गए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपका मूल उद्देश्य एक ये रहना चाहिए कि हमें तैयारी सिर्फ और सिर्फ किसी एक को पूरी तरह से फोकस करना, माइंड ऑफ पूरा दिमाग लगा देना एक ही भर्ती पे, किसी भी एक भर्ती पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी भर्तियों पे, जैसा कि उम्मीद है दोस्तों, रीड भी होगी, पटवार भी होगी, कि उसके कॉमन रीड और पटवार के कॉमन सिलेबस को सबसे पहले तैयार करो।
ताकि रीड में भी काम लगे और नेक्स्ट में जैसे अगर पटवारी बाद में होती तो पटवारी में काम लग जाएगा, पटवारी की भी तैयारी करनी है इस तरीके से। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि टारगेट अपना एक मूल उद्देश्य रहना चाहिए। इसके बाद में मेन चीज ये आ जाती है कि चलो टारगेट अपन ने सेट कर लिया कि रीड या पटवार या ग्राम सेवक कोई भी एक तैयारी करेंगे। इसके बाद में ये रहता है कि किसी भी प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले उस भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखना जरूरी। क्या देखना होता है जरूरी? सिलेबस। हमारी टेबल के ऊपर, हमारी आंखों में, हमारे दिल में और हमारे दिमाग में जब तक किसी भी अभ्यर्थी या लड़का लड़की के मन और दिल दिमाग में अगर सिलेबस नहीं है तो समझ जाना कि हम किसी भी तरह से आगे जाने में बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कोई लड़का या लड़की अपने को पूछता है कि भैया इस रीड के सिलेबस में ये टॉपिक है क्या, तो आपके माइंड में एक बात ये होनी चाहिए कि नहीं, कि हाँ 100% है, और हाँ ये भी बता सकते हैं अगर नहीं है तो आप कह सकते हो कि नहीं ये सिलेबस नहीं है। सीधा सीधा आपको फंडा मालूम होना चाहिए कि सिलेबस तो मुंह जबान एक एक शब्द कि इसमें हिंदी में ये है, पॉलिटिकल में ये है, साइकोलॉजी में ये है, हिस्ट्री में ये है, तमाम अन्य प्रकार की, चाहे आप किसकी भी तैयारी करो, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, किसी की भी, तो ये आपको मुंह जबान सिलेबस ध्यान में रहना चाहिए, माइंड ऑफ में, और हमेशा टेबल पे 24 घंटे जो भी बुक पढ़ रहे हो उस बुक के अंदर सिलेबस होना चाहिए। फिर एक बात आती है परीक्षा पैटर्न। आप तैयारी शुरू कर देते हो किसी भी परीक्षा की और आप क्या करते हो कि आप परीक्षा के पैटर्नों को नहीं समझते हो। उस परीक्षा के पैटर्नों को समझने का मतलब ये होता है कि जैसा कि रीट में साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, संस्कृत के 30 प्रश्न आते हैं, और अन्य जैसे सोशल साइंस के 60 प्रश्न आते हैं। तो इसी तरीके से साइंस और मैथ्स वालों के लिए 30 साइंस के और 30 मैथ्स के आते हैं। तो ये आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए कि हाँ इस पार्ट में इस इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके मुताबिक अपने को आगे की तैयारी करनी है। जब अपने को यही नहीं मालूम कि साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आ रहे हैं और आगे के किस तरीके से कैसे आ रहे हैं, और अपन किसी एक ही चीज़ पे यानी कि जीके पे फोकस कर रहे हैं, आपको यही नहीं मालूम कि साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आ रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि के शिक्षण विधियों के आपको मैं बता दूं, हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश कोई भी, यानी 15-15-30 क्वेश्चन वहाँ पर। इसके बाद में सोशल साइंस हो, चाहे इंग्लिश मैथ्स के नहीं मैथ्स या फिर साइंस के हो, वहाँ पर भी वो शिक्षण विधियों का पूछता है, तो उसका भी वेटेज रहता है। आप क्या करते हो, व्याकरण पे ही बल देते हो, ऐसा नहीं होता है। व्याकरण भी ठीक है, व्याकरण का भी 50% पार्ट है, और इसके बाद में दूसरा भी पार्ट अपने को संभालना। हर चीज परीक्षा के पैटर्न को मतलब यानी पहले प्रश्न कैसे पूछे जा रहे थे, अभी कैसे पूछे जा रहे हैं, इस पे फोकस करना अपने को। इसके बाद में अपन आते हैं कि पुराने पेपरों को। जी हाँ, पुराने पेपरों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए पूरी तरह से आशान्वित होकर के। 3 से 4 साल के पुराने पिछले वर्ष के जो भी पेपर, चाहे आरटेट हो, चाहे पटवार के हो, चाहे किसी के भी हो, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि उन पेपरों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पुराने पेपर रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उनके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे वो। ऐसा नहीं होता कि वो प्रश्न की प्रकृति पूरी चेंज करें। जी हाँ, प्रकृति चेंज करेंगे, लेकिन आपको समझना है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उनको फॉलो करना है। पुराने पेपरों को देखना है आपको, हाँ इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट बार भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आपको एक अनुभव हो जाएगा। और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी एक अनुमान लग जाता है अपने को, बिल्कुल। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। फिर अभ्यर्थियों में ये समस्या आती है कि सर कौन कौन सी बुकों का अध्ययन करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि अपने को क्या करना चाहिए, आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें रहती हैं उन पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद में जो हिंदी ग्रंथ अकादमिक की ऑथेंटिक बुकें रहती है, आपको मैं बता दूं आरपीएससी और अधीनस्थ वाले जो भी भर्ती परीक्षाएं कराते हैं तो वो क्या करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को ऑथेंटिक माना जाता है। इसके बाद में अन्य बुकों को ऑथेंटिक इतना नहीं माना जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रहे कि हमें हाँ ऑथेंटिक बुकों से ही अध्ययन करना है। और इसके बाद में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें ले आए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ले आए। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि अपने आधार स्तंभ के लिए चाहे आप पनोरमा लाओ, चाहे शिखवा लाओ, चाहे फर्स्ट रैंक लाओ, चाहे दक्ष लाओ, चाहे लक्ष्य लाओ, कोई भी पुस्तक 1 या 2 बुकों को छोड़ करके अन्य बार बुकें अपने को नहीं लानी है।
अधिकतम मैंने अभ्यर्थियों को देखा है क्या होता है, हर महीने में फर्स्ट बार दक्ष लाएंगे, फिर दूसरे महीने लक्ष्य लाएंगे, फिर तीसरे महीने शिखफल लाएंगे, चौथे महीने पनोरमा लाएंगे। अरे भैया आप पांच पांच बुकों को इकट्ठा यहाँ पर ला करके कर रहे हो, ऐसा क्यों? उन पांच बुकों में अलग अलग मैटर है क्या? ऐसा नहीं होता है, हर बुक में वही मैटर पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आधार स्तंभ के लिए एक या दो बुकों को ही रखो, उससे ज़्यादा अपने को किसी भी इतने ज़्यादा पुस्तकों को अपने को नहीं रखना है। इसलिए आपको ध्यान रहे, पूर्णत रूप से पूरी तरह से बारीकी से उनको एक पुस्तक को 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार पढ़ना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, आपको मैं बता दूं हर बार नए नए क्वेश्चन निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे, अपने आप स्वाभाविक होता हो। इसलिए कह रहे हैं आपको आधार स्तंभ के लिए लक्ष्य हो, चाहे दक्ष हो, चाहे पनोरमा हो, चाहे शिखफल हो, चाहे कोई भी बुक फर्स्ट रैंक, लेकिन एक या दो बुकें लानी, उससे ज़्यादा बुकें नहीं लानी है आपको। क्योंकि आपके पास मैंने आपको पहले बता दिया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें और अन्य प्रकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप पुस्तकें ला रहे हो, फिर इसके अलावा आपको लाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ रहे हैं। फिर अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या फिर उत्पन्न हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमने ये देखा है कि हम कितने समय 24 घंटों में से कितने समय तक अध्ययन करें, मतलब टाइम टेबल बना करके पढ़ें या टाइम टेबल बना करके नहीं पढ़ें। तो जी हाँ दोस्तों, एक हमारा अनुभव है, हमारे जो सीनियर्स है उनके माध्यम से भी और हमारा भी अनुभव है कि टाइम टेबल बना करके पढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती भरा काम है। बिल्कुल आपको मैं 100% कह सकता हूँ। मान लो आपने एक टाइम टेबल बना करके शुरुआत करी पढ़ाई कि मुझे 1 घंटा ये पढ़ना, 1 घंटा ये पढ़ना, एक सब्जेक्ट ये पढ़ना, एक सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ना, पूरे दिन और पूरी रात इस तरीके से। एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन अगर मान लो 2 घंटे 3 घंटे आप मिस हो गए हो, तो क्या करोगे? अपने मन के अंदर एक भ्रांति उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? भ्रांति उत्पन्न होगी। और आप उस समय आपको ये लगेगा यार भैया मुझे मेरे 3 घंटे यहाँ पर मिस हो गए और मुझे पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए मेरी थोड़ी समस्या आ गई हो करके। तो ऐसा नहीं होता है। अगर जिस भी लड़के या लड़की को, जिस भी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सूटेबल है तो ठीक है, अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर सूटेबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 24 घंटे में से मिनिमम कम से कम 6 से 8 घंटे या 10 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है डेली, नियमितता के साथ में। किस तरीके से? नियमितता के साथ में। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन पढ़ाई करी और उसके बाद में 2 दिन आप लगातार गैप कर रहे हो, तीसरे दिन वापस 24 में से 18 घंटे पढ़ रहे हो। ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। आपको डेली चाहे 5 घंटे तो 5 घंटे, 6 घंटे 6 घंटे, 8 या 10 जितने भी घंटे आप पढ़ सकते हो उतना अपने को पढ़ना है। इसका मतलब पढ़ना है किसी भी तरीके से। और आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है आपको इन 24 घंटों को 3 शिफ्टों में बांट देना चाहिए। 3 शिफ्टों में कैसे बांटोगे मालूम है? एक तो सबसे पहले सर्वोत्तम पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम रहता है, वो रहता है सुबह वाला टाइम। आप सुबह 5 बजे से उठ जाओ, 6 7 8 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। 2-3 घंटे वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद में खाना खाया, इसके बाद में दोपहर आप कम से कम यानी चाहे 11 बजे से पढ़ो चाहे 12 बजे से पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ाई कर लो। इसके बाद में 1-2 घंटा रेस्ट कर लो। फिर जैसे ही उठे 1-2 घंटा फिर पढ़ा, फिर खाना खाया, फिर इधर उधर घूमने निकल गए, आ गए वापस। रात को आप शाम के टाइम वाला जो रात के समय रहता है, कम से कम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको 11 बजे तक तो पढ़ना ही चाहिए। 11 साढ़े 11 12 बजे तक। तो इस तरीके से आपको 3 शिफ्टों में पढ़ाई करनी है। सुबह वाला टाइम, दोपहर वाला टाइम, हल्का सा थोड़ा सा शाम को देख लो और इसके बाद में रात को देख लो। इस तरीके से ये 3 शिफ्टों में अगर मान लो टाइम टेबल अगर नहीं भी बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं। क्योंकि अधिकतम हमारे सामने भी ये समस्या हुई थी कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना तो एक यानी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर नहीं पढ़ पाए तो समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद में एक बात ये होती है कि आपने लगातार नियमित अध्ययन कर रहे हैं महीने भर के। एक आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आपने पूरा महीना भर पढ़ाई करी, 1 तारीख को, जिस 1 तारीख से लगा करके 5 तारीख तक आपने पढ़ाई की। इसके बाद में 30-31 तक लगातार कंटिन्यू पूरा महीना फोकस किया पढ़ाई पे पढ़ाई पे पढ़ाई पे।
और आपने 1 तारीख को पढ़ा और 5 तारीख को पढ़ा, अगर 31 तारीख तक अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, आप उस चीज़ों को भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात बनती है कि महीने में 20 दिन आपको पढ़ाई करनी है पूरी तरह से आशान्वित होकर के और जी जान लगा देनी। लेकिन चाहे आप 25 दिन पढ़ो, तो 5 दिन आपको क्या करना है, जो पहले आपने पढ़ लिया है उन चीज़ों को रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज। जब तक आप उन चीज़ों को रिवाइज पहले जो पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को अगर रिवाइज नहीं करोगे, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी कितना भी इंसान महान हो, कितना भी टॉपर हो, कितना भी ऊंचा उठा हुआ हो, कुछ भी बना हुआ हो, किसी भी व्यक्ति को माइंड में हर चीज़ सेट नहीं रहती है। वही व्यक्ति सक्सेसफुल रहता है जो बार 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 जो चीज़ें पहले अपन पढ़ चुके हैं उनको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने महीने में अगर मान लो 25 दिन अगर पढ़ाई करी है, तो आपको 5 दिन क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से जो पहले पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना है, ताकि आप बार बार भूल नहीं पाओगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल, आपको 100% मैं बता देना चाहता हूँ, अपन भूल जाएंगे। इस तरीके से अब आगे एक पॉइंट फिर आ जाता है। फिर कुछ बच्चों से ये समस्या आती है कि सर हमको तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, और हमारे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमको नेगेटिविटी का भरने का काम करते हैं हमारे दिल और दिमाग में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले सही मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है। सही मार्गदर्शन, जो भी अपने गुरुजन हैं, जो भी अपने साथी बंधु हैं, जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनके साथ में आपको रहना है। उनसे हमेशा 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने भर में हमेशा उनसे संपर्क में बने रहना है, ताकि वो आपको हर बार पॉजिटिव एनर्जी भरते, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित करे कि नहीं, कि आपको पढ़ना है, इसका मतलब पढ़ना ही हो करके। और जो नेगेटिव एनर्जी वाले रहते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको, आपकी जो है ना पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के बारे में दूसरे लोगों के सामने जो आलोचना करते हैं कि ये तो इस तरीके से तैयारी कर रहा है, ये वो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। यूँ आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में आपके साथ ही नहीं, ये हमारे साथ भी है, और अन्य तमाम जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे अच्छे सीनियर्स लोग हैं, उनके साथ में भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार हुआ है हमारे साथ भी। नेगेटिविटी भरने के लिए लोग इतने अपने पीछे लगे हुए रहते हैं, जी जान हाजिर कर देते हैं। वो भी उनका टारगेट और उनका मकसद ये रहता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन इनको भी अपना सक्सेसफुल होने नहीं देंगे, ये रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपना सच्चा दोस्त वही रहता है जो मुंह के सामने, चाहे अपने गलत बात होगी तो वो मुंह के सामने बोलेगा, अगर पीठ के पीछे वार कर रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि हाँ, वो अपनी आलोचना कर रहा है। और उस व्यक्ति से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना दूर रहना है, उससे पास में रहने की कोशिश नहीं करनी है अपने को। वो व्यक्ति जितना अपने पास में आएगा उतना अपने नेगेटिविटी भरता जाएगा। इसलिए ध्यान में रहें, ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपने को जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हम तैयारी कर रहे थे हमारे समय में भी, कम से कम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 15 से 20 दोस्तों से जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते थे हमको, बहुत ही अच्छी। जैसे कोई समस्या आ जाती थी तो हम क्या करते थे, 5, 6, 7 जने सबको एक दूसरे से फ़ोन कांटेक्ट कर लेते थे और बोल देते थे उनको, हाँ कि यार एक जगह अपने को मिलना है आज, और इस टॉपिक पे अपने को डिस्कस करना है अपने को कि ये भाई समस्या आई है, तो इस समस्या का हल, इस समस्या का निदान कैसे पाएं, यूँ करके। तो फिर वो सभी 4 से 5, 6, 7, 8, 10 बंदे, यानी किसी एक रूम पे हम इकट्ठे होते थे, और उस बात को लेकर के हम अपना पक्ष रखते थे। अपना, जब आपको मैं बता देता हूँ, संगठन में शक्ति तो होती ही है। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा, 5वां बोलेगा कि नहीं भैया, इस काम को इस तरीके से करना है, तो बिल्कुल उसका परिणाम जरूर एक न एक दिन निकल जाता है, 100%। तो हमको यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों से प्रेरणा मिली है, उन मेरे दोस्तों से भी मिली है, मेरे सीनियर्स भी है काफ़ी। और मैंने आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको जहाँ से जो अच्छा मिलता है, चाहे छोटे से मिले चाहे बड़े से मिले, जिससे भी मिले ले लो, जिससे भी मिले ले लो, अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुरी बातों को निकाल दो, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होता ये मेरे से छोटा है, ये मुझे क्या देगा, ये उम्मीद रखना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। चाहे कहीं से भी एक 0.1% का भी क्यों नहीं मिलता हो, लेकिन ले लो,
लेने में ही भलाई है, बुरी बातें उनको निकाल दो, इस तरीके से। तो आप क्या होता है कि जो अच्छे पढ़ने वाले जो लोग हैं, अच्छे अपने सीनियर्स लोग हैं, अच्छे अपनों को गाइडेंस कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। फिर इसके बाद में अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। कुछ लोगों की बातों में मैंने अधिकतम लोगों को ये देखा है कि वापस बात ये आती है कि सर हम जो भी, यानी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस लॉकडाउन की वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं। तो यार भैया ऐसे कैसा हो सकता है? व्यक्ति को एक पढ़ने का नशा होना चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगना ये तो बहुत बड़ी दुविधा है हमारे सामने। पढ़ाई में मन नहीं लगना हमारे सामने, आज हम इस कगार पे हैं। हमारे बहुत सारे कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में, चाहे शहरी इलाकों में हो, कहीं पर भी इस भूखमरी की वजह से हमारे माता पिता हो, हमें चाहे हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, बहुत ही किस तरीके से वो काम करके 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, तब जा करके उनके पास 100 200 300 रुपये मजदूरी के रूप में मिलता है, तब जा करके उनका भरण पोषण कर रहे हैं अपने बच्चों का। तो आप कह रहे हो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये तो बात मुझे कुछ समझ में आई नहीं आपकी। पढ़ाई में मन नहीं लगना ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा है। व्यक्ति को कुछ करने के लिए जुनून, भूख और हौसला होना चाहिए। जुनून, एक व्यक्ति का जुनून रहता है कि नहीं कि मुझे सिलेक्शन कराना है, इसका मतलब कराना 100%, चाहे दुनिया की लाख ताकतें हो आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इसका मतलब सिलेक्शन होना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में ये रहना चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको भूख रहती है, सिलेक्शन करवाने की भूख, किसी सरकारी पद को हासिल करने की, कि नहीं कि मेरा 100% होना चाहिए, अगर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे परिवार की स्थिति क्या होगी, मेरे समाज की स्थिति क्या होगी, मेरे भाइयों, मेरे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनकी क्या स्थिति होगी, हमारे माता पिता कहाँ से क्या करेंगे, कल उठ के क्या पोजीशन होगी, उनको ये लगना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं कि हमको कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए। और जब तक आपको भूख नहीं, इस नौकरी, उस सरकारी पद को या चाहे किसी भी काम को आपको पाने की ललक, आप में जुनून, हौसला और भूख नहीं रहेगी, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। जुनून और हौसला और भूख तो होना चाहिए जरूर। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काम छोड़ रहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, जिनके घर में पैसा है, उनको ये लग रहा है कि नहीं हमको तो क्या पड़ी, हमारे मदर फादर ऑन गवर्नमेंट में है, हमको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हमारे मदर फादर ऑन गवर्नमेंट में नहीं है तो भी हमारे पास तो पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, आपके पास आपके माता पिता आपको पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपके मदर फादर ने पैसा देना बंद कर दिया, उस दिन से सोच लेना आप उन्हीं सड़कों पे घूमने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। 1% में कह रहा हूँ ना, कोई भी रास्ता आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे छोटे और बड़े भाइयों और बहनों में आपकी यही विनम्र अपील कर रहा हूँ कि आप काम छोर मत बनो। आप में एक भूख होनी चाहिए, एक कुछ पाने की, कुछ करने की एक जुनून होना चाहिए कि नहीं कि हमारे घर और परिवार वालों के लिए हम इतना तो कुछ करें। जी हाँ, इस प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये था पढ़ाई। कुछ लोग कह रहे थे नहीं करने का मूड हो रहा है इस तरीके से। अरे मेरे दोस्तों, क्यों नहीं मूड होता है यार? हालत खराब हो जानी चाहिए अपने को। नींद, रात को नींद नहीं आती है, रात को क्या दिन को नींद नहीं आती है कि हमको पढ़ाई करनी, मतलब करनी। अपना साथी अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और किसी व्यक्ति को कैसे नींद आ जाए, संभव ही नहीं है। पहली बात तो एक व्यक्ति अपना साथी, एक रूम में हम 3 से 4 जने रहते थे, 2 जने पढ़ाई करते थे, और इसका मतलब मैं पढ़ाई नहीं करता क्या? बिल्कुल मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि नहीं कि मेरा जो साथी है वो इतना ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहा है, वो भी उसी नौकरी के लिए, तो मैं क्यों नहीं करूँ? होना चाहिए। कल उठ के अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? उसके साथ रह करके भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, होना चाहिए पूरी तरह से कि नहीं कि सिलेक्शन करवाना, इसका मतलब करवाना। इसके अलावा अपने पास में कोई रास्ता नहीं है। आगे पीछे मुड़ करके अपने को नहीं देखना है, बिल्कुल कभी नहीं। कुछ भी शादी ब्याह ये बिल्कुल आते रहते जाते रहते, वार त्योहार आते रहते जाते रहते, उससे कोई मैटर नहीं करता है। एक बार आप यानी आप अगर होली या दिवाली नहीं मनाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है पूरी जिंदगी भर आपको होली दिवाली नहीं मनाने मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोल दिया ना, एक होली नहीं, 2 होली भी, 3 भी दीपावली भी हमने छोड़ी है। मेरे तमाम मित्रगण भी, इसके बाद सीनियर्स लोग भी, उन्होंने भी होली दिवाली नहीं करी। क्या फर्क पड़ता है? अब होली दिवाली कर, क्या फर्क पड़ता है उस समय अगर नहीं करी तो? इसके बाद में एक आगे फिर बात आती है कि सर जो भी पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, जो भी पढ़ते हैं
भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होना सिर्फ एक ही वजह रहती है, मैंने बता दिया आपको बहुत सारे लोगों में, कि पढ़ना और भूल जाना, पढ़ना और भूल जाना। मैंने क्या बोला था आपको, एक महीने में आप पढ़ाई कर रहे हो, 25 दिन पढ़ाई कर रहे हो, 25 दिन पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद में आपको 5 दिन रिवीजन करना चाहिए। आप जितनी बार नियमितता पर डे पढ़ रहे हो, इसके बाद में नियमितता डेली अगर रिवीजन करोगे, जितना भी बार बार रिवीजन करोगे, आपके माइंड में उतनी बातें सेट होगी। रिवीजन जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। और क्या करना है अपने को, आप क्या करते हो, जैसे टॉपिक पढ़ा, टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद आप उस क्वेश्चनों को हल नहीं करते हो। क्वेश्चनों को जैसे ही टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसके तुरंत बाद चाहे कहीं से भी प्रश्न मिलते हैं अपने को, अधिक से अधिक अपने को प्रश्नों को हल करना चाहिए। प्रश्नों को हल करने से क्या होता है, एक ही बात मैंने बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को समझा है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन हल करोगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मजबूत होना का मतलब यह होता है कि आपको उस टॉपिक से जितने आप प्रश्न राइट कर पाओगे उतना आपको ये लगेगा नहीं कि ये मेरा टॉपिक अब क्लियर हो चुका है। और अगर मान लो कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बना है तो आपका माइंड जाएगा वहाँ पर कि नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, कि अपने को अब इस तरीके से भी माइंड लगाना है आगे भी। तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी भूल जाते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो उनका बार बार यूँ कहना है। तो मैं आपको एक ही दो ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको बार बार रिवीजन करना है। महीने में आप 25 दिन पढ़ते हो तो 5 दिन रिवाइज करना है, और टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद अधिक से अधिक प्रश्न हल करने हैं, चाहे कहीं से भी। और ईमानदारी के साथ आपको 5 से 6 बार पाठ्यक्रम का रिवीजन, किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए 5 से 6 बार तो रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ध्यान रहे कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है तो आपको रिवीजन भी बार बार करना है, पाठ्यक्रम का ईमानदारी से अध्ययन करना है। ऐसा नहीं होता खाली पुस्तक लेके अपन बैठे रहें और आधी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, खाली पुस्तक लेके बैठे रहे, ऐसा नहीं होता है। तो जी हाँ, अब अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट जैसे कैसे क्या आता है, पढ़ा था कि भूलना, इसके बाद में एक पॉइंट ऑफ व्यू फिर आता है कि स्वयं का, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वयं का मूल्यांकन करना सीखो। अपनी गलती हमेशा किसी को भी नज़र में नहीं आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी भी कुछ गलतियाँ होती है। बहुत सारे लोग तो यूँ कह रहे हैं कि कोरोना सर ख़त्म नहीं होगा, सरकार के पास बजट नहीं है, तो अन्य भर्तियाँ कैसे होगी, कैसे होगी ये। अरे भैया, आप क्यों सोचते हो इतना सरकार के बारे में? सरकार का काम है, भर्तियाँ करा देगी समय पे, बिल्कुल आश्वस्त है वो। शिक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आश्वस्त है, पूरी तरह से कटिबद्ध है कि हाँ, कि भर्तियाँ करा देंगे। कोरोना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोरोना जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में भर्तियाँ शुरू हो जाएगी। क्या करोगे आप फिर? आप ये सोचोगे सर ये तो कोरोना था, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यक्ति के पास 1000 वजह हो सकती है कुछ काम नहीं करने की, लेकिन मेरे दोस्तों एक वजह तो ढूंढ लो, एक वजह आप ढूंढ लो कि नहीं, कि मुझे ये काम करना चाहिए। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कोरोना 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 की वजह से ये भर्ती परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोरोना धीरे धीरे अपने आप में कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, और हो जाएगा एक दिन, और परीक्षाएं भी हो जाएगी। उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप ये सोचोगे कि परीक्षाएं हमारे तो कोरोना की वजह से ये हुआ वो हुआ। भैया बहानाबाजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। आपके पास वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी भर्ती परीक्षाएं को कराने के लिए आश्वस्त हैं, और उस दिन आप आरपीएससी को, न ही अधीनस्थ बोर्ड को नहीं कह सकते हो आप इस कोरोना की वजह से ये हुए हो। इस तरीके से अब आपको मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूँ। आप यूँ सोच रहे होंगे कि इस कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही। इस राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा में अब न्यूनतम अधिक से अधिक, मतलब यानी 15 लाख बेरोजगार जो बैठे हैं, 15, हर किसी भर्ती परीक्षा में अब तो 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं। आप क्या सोच रहे होंगे, उन 15 लाख में से भी अगर 1 लाख भर्ती, जो 1 लाख लोग तैयारी नहीं करते होंगे क्या आपके समान? 1 लाख लोग, 15 में से 1 लाख लोग, यानी 14 लाख लोगों को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 लाख लोग पूरी तरह से आशान्वित थे कि नहीं, जी जान लगा रहे हैं वो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी भी क्यों नहीं हो, चाहे इसके बाद में कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रहे, पूरी तरह से आशान्वित हो करके कि नहीं, कि तैयारी करनी, इसका मतलब करनी, ये अपने को दिमाग में रहना चाहिए। और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे रीड में मान लो 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से 30,000 सीटें हैं, 31,000 सीटें हैं,
तो 14,70,000 लोगों को तो बाहर होना ही है ना। अरे भैया, सरकार उन पात्र लोगों को, वो जो अच्छे लोग रहेंगे, जो कहीं ना कहीं आशान्वित है इस नौकरी के प्रति, वो नौकरी को आगे उनमें योग्यता है, उन लोगों को वो चुन लेंगे पूरी तरह से। उस दिन आप देखना, ऐसा नहीं हो जाए कि हम खाली हाथ पैर खाली हिलाते रहेंगे और इसके अलावा बाकी पछताने के अलावा अपने इसके बाद में अपने सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको भी उन 14-15 लाख लोगों में से उन सेलेक्टेड 30,000 लोग, पटवारी में 4,000 4,500 लोग, ग्राम सेवक की भर्ती अन्य आने वाली है, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड फिर आने वाली है 3,000। तो उस तरीके से आपके लिए उन लोगों में आपको 5,000 सीटों में, 3,000 सीटों में, 10,000 सीटों में, 30,000 सीटों में आपको शामिल होना है। उन 15 लाख लोगों में आप उन लोगों को क्यों देख रहे हो आप? तो इसलिए आपका एक मकसद रहना चाहिए पूरी तरह से। जी हाँ, इस तरीके से। अब फिर एक आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप में एक क्या होता है, पढ़ाई का नशा होना चाहिए। पढ़ाई का नशा, और जिस व्यक्ति में पढ़ाई का नशा हो गया उस दिन से समझ लेना वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया। जिस व्यक्ति को अगर पढ़ाई करते 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 यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि रात कैसे हो रही है, दिन कैसे हो रहा है, खाना कब खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यही नहीं मालूम, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, ये ट्रेंड रहना चाहिए। जैसे अगर मान लो पढ़ाई करते करते अगर रात में आप उस टेबल और कुर्सी पे सोने लग गए, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, तो समझ जाना उस दिन आप सक्सेसफुल हो गए। रात को आपको जैसे नींद आ गई, रात को भी दिन में जो पढ़ा वो सपने में आने लग गया, तो समझ लेना उस दिन से खेल खत्म हो चुका। इसका मतलब आप पढ़ाई में इतने आश्वस्त हो गए, आपका सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु सिर्फ एक ही रहता है, इसके अलावा बाकी कोई बिंदु नहीं रहता। तो यानी आपको पूरी तरह से एक पढ़ाई का नशा कर लेना है। जिस तरीके से बहुत सारे लोग नहीं, वो अन्य तमाम चीज़ों का, मादक पदार्थों का उपयोग करते हो, नशे के साथ में चूर चूर हो जाते हैं पूरी तरह से आशान्वित होकर। तो आपको एक पढ़ाई का नशा करना है। इसके बाद में भी अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को अगर रात में अगर पढ़ाई के सपने आने लग गए, इसका मतलब समझ जाना उसके लिए एक बेहद अच्छा संकेत है। वो आगे एक अच्छे उस मुकाम पे पहुंचेगा, क्योंकि जो व्यक्ति उस चीज़ पे जितना फोकस करेगा उतनी ही चीज़ उस में माइंड में क्या करेगी, घूमने लगेगी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। इसलिए ध्यान रहे। और इसके बाद में भी आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर मान लो अपन ने जी जान हाजिर कर दी पढ़ाई में, जैसा चाहे वैसा अपन ने पूरी प्लानिंग के मुताबिक उतरे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी, किस पे फोकस करना है, रीट पे, पटवार पे आपने एक चॉइस किया या 2 चॉइस किए, इसके बाद में भी सिलेबस को देखा, पैटर्नों को देखा, आपने पुराने पेपरों को देखा, पढ़ाई की हर चीज, हर पहलू को जाना है। इसके बावजूद भी अगर लास्ट में अगर आप यूँ सोचो कि अगर आप पर सफल नहीं हो पाए, तो भी मेरे दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास ये अंतिम मौका नहीं था। इसके बावजूद भी एक ऐसे मौके आने वाले हैं आपके पास में। अगर सफल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अपने अंदर, अपने मन के अंदर एक चिंतन करो। हो सकता है अपने पेपर करने में गलती करी हो सकता है अपने गोले भरने में गलती करी हो सकता है अपने समय प्रबंधन में गलती करी हो। तो आपको ध्यान रहना चाहिए पूरी तरह से आशान्वित होकर कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मौका चुका है, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार, छठी बार तो निशाना बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली लगाएंगे। एक हार होने से हम पूरी जिंदगी नहीं हार जाते हैं मेरे दोस्तों। एक हार होने से पूरी जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग, मैंने मेरे दोस्तों को भी, अन्य तमाम दोस्तों को देखा, पॉइंट से रह जाते हैं। 0.1 से न 1.2.3 पॉइंट से, कितने भी पॉइंट से रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी लग्न और उसी परिश्रम और उसी मेहनत से वापस पढ़ाई शुरू करो कि हाँ, कि अब की बार तो बाजी मार ही ले जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, एक बार फेल होने से कोई कुछ नहीं। जिंदगी में जो व्यक्ति हताश नहीं होता, इसका मतलब समझ जाना कि वो आगे सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप उस एक हार की वजह से ये मान के चलो कि मेरे ज़िंदगी में मतलब मैंने तो रीट की तैयारी करी थी और मैं पॉइंट से रह गया और मेरे तो 50,000 रुपये चले गए, मेरे लाख रुपए चले गए, मैंने कोचिंग की थी, ये किया था, वो किया था, उससे कोई मैटर नहीं करता है। एक हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बार फिर उसी दुगने जोश के साथ और उमंग के साथ वापस खड़े होना है आपको, और तैयारी करनी है, भरपूर जी जान लगा देनी है। और नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल आप उस मुकाम पे पहुँचोगे। देखो, संघर्ष करने के बाद में
अगर नौकरी मिलती है या कोई सफलता मिलती है तो उसमें बहुत बेहद मज़ा आता है, बहुत बेहद मज़ा आता है। इसलिए आपको ध्यान रहे, आपके भी बहुत अच्छा ही कुछ अच्छा ही होगा। और एक अभी कल माननीय शिक्षा मंत्री, कल या परसों माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला है कि रिट बिल्कुल आप आशान्वित हो जाएं कि सितंबर में ही होगी, यूँ करके बता दिया। और एक बार उससे पहले भी उन्होंने बताया था कि सितंबर में रिट जी हाँ हो जाएगी, यूँ करके। तो उस फर्स्ट बार जब रिट सितंबर में होगी इस तरीके से उन्होंने बोला था, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शिक्षा मंत्री जी ने भूलवश बोल दिया हो, क्योंकि अपने को पहले उन्होंने डेट दी थी अगस्त में, 2 अगस्त को कुछ ऐसी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर दूसरी बार अगर शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि सितंबर में हम कराने के लिए आशान्वित है, तो आप समझ जाना कि हाँ बिल्कुल अब आपको सितंबर में ही मान करके चलना है, बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि एक शेड्यूल रहता है कि विज्ञप्ति जारी होने के 3 महीने बाद भर्ती परीक्षा होनी है और हो जाती है लगभग। और शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो तमाम लोगों ने बहुत ही आंदोलन जबरदस्त तरीके से उसको स्थगित कराने के लिए, फर्स्ट ग्रेड को जनवरी में जो हो रही थी उसको स्थगित कराने के लिए बहुत ही कोशिशें करी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो नहीं माने और उन्होंने करा ही दी एग्ज़ाम। तो आप ये सोच के मत चलना कि रीट सितंबर में नहीं होगी। आपको एक बार तो सितंबर को, चाहे 10 सितंबर को चाहे हो, चाहे 2 सितंबर को हो, चाहे 30 सितंबर को हो, लेकिन सितंबर में होने ही है, ऐसा मान करके आपको तैयारी करनी है। अगर आपने अभी से अगर मान लो जुड़ गए आप, और अगर आपने सितंबर को मान के चल करके आपने तैयारी शुरू कर दी, आपने 4 से 5 बार अगर रिवीजन हो गया उस रीट के लिए, चाहे पटवार के लिए, तो वो तैयारी आपकी कहाँ नुकसान कर रही हो? कोई नुकसान नहीं कर रही आपकी। अगर सितंबर में अगर नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर जनवरी में हुई, दिसंबर में हुई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपने सितंबर तक के लिए 4 से 5 बार रिवीजन कर दिया, दिसंबर में अगर मान लो फिर शिक्षा मंत्री जी ने या किसी और सरकार ये कोरोना महामारी के कारण अगर आगे बढ़ गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 से 5 बार फिर रिवीजन हो जाएगा। मैंने बोला ना आपको, जितनी बार आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा है आपके लिए, बेहद एक अच्छी पोजीशन आपकी बन जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर मान लो पहली बात उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने बताई कि रीट होगी सितंबर में, तो आपको मान करके चलना है कि सितंबर में ही रीट हो जाएगी, यही मान के चलना अभी तो फिलहाल। अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, होगी। आपको नहीं देखना है आगे पीछे बिल्कुल मुड़ करके कि हाँ सितंबर में होगी, इसका मतलब होगी। और दूसरी बात एक ये शिक्षा मंत्री जी ने भी और अन्य शिक्षाविदों ने, विद्वानों ने भी कहीं कहीं उन्होंने बता दिया है कि रीट अर्थात आरटेट के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप फिर क्यों, आप में इस एक क्यों भ्रांति एक फैली हुई है कि आरटेट और रीट का सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, उन्होंने एक बार तो आपको आशान्वित कर दिया रीट और आरटेट का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको वही पढ़ना है। तो फिर आप क्यों यानी उस आगे के बारे में सोच रहे हो? आपके बार एक नज़रिया, एक सोचने का नज़रिया यहाँ तक तो आपके पास आ गया कि रीट होनी है, तो उस सिलेबस को कम से कम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मान लो पुराने जैसा अगर वेटेज रहा, मतलब अभी भी ये कंफर्म नहीं है, और अभी 7 या 10 दिनों के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि रीट तो होगी, लेकिन उसके साथ वेटेज वाला प्रोसेस रहेगा या सेकंड पेपर होगा किसी भी तरीके से। अगर पुराने वाली पद्धति अगर वापस रही, रीट का 70% और बीए जो ग्रेजुएशन का रहता है 30%, तो आपको एक मान के चलना है कि रीट में जी जान लगा देनी है आपको। 70%, 80%, 85%, 90% ठोक देने हैं, तब जा करके आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर रीट और बीए के वेटेज के आधार पर हुआ तो भी आपका फायदा है। अगर मान लो ये नहीं हुआ और अगर पेपर हुआ नेक्स्ट जो पेपर, अगर जो नेक्स्ट पेपर हुआ, मान लो कि सब्जेक्ट का पेपर होता है 2011, 12, 13 में जो जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड होती थी, अगर इस तरीके से हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 4 यानी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आप रीट का तैयारी कर रहे हो उसका 50% सिलेबस आपका, यानी यहाँ पर तो आप 100% दे ही रहो, लेकिन जो नेक्स्ट पेपर होगा, सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे वो अन्य तमाम जैसे भी, तो वहाँ पर आपका 50% पहले से ही कंप्लीट हो चुका होगा। और वहाँ पर रीड करवाने के बावजूद भी आपको
3 से 4 महीनों का समय देंगे और 3 से 4 महीने में आपको जो नई चीज़ें ही पढ़नी पड़ेगी ओनली फॉर। बाकी जो पुराना है आपको मैं बता देना चाहता हूँ एसएसटी वालों के लिए, भैया एसएसटी में वालों में जो सामाजिक का पार्ट यहाँ पर रहेगा वही का वही 50% वहाँ रहेगा। हिंदी वालों के लिए जो व्याकरण है, व्याकरण यहाँ पर जो है व्याकरण वो की वही वही रहेगी। साइकोलॉजी अगर रहना है तो साइकोलॉजी भी रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। संस्कृत में व्याकरण का पार्ट वहीं रहेगा जो है यहाँ पर। तो आपको कहाँ दिक्कत है? आपका 50% सिलेबस अगर नेक्स्ट पेपर भी अगर कराएंगे तो 50% सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप आशान्वित होकर के तैयारी करें। जी हाँ, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है आगे की रणनीति के अनुसार। और इसके बाद में भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा अगर कुछ संकेत अगर मिलते हैं या फिर उनके द्वारा कोई संदेश होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप अभी तो तैयारी करो। इसके बाद में एक लास्ट में आपसे लास्ट में एक पंक्ति बोल करके इसके बाद में समाप्त कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो बन रहा है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हर बातों को, आपकी हर नज़रिए को देखते हुए बनाया गया है। अगर कुछ बातें अगर छूटती है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट फिर अपन मोटिवेशनल वीडियो फिर बनाएंगे, उसमें फिर हर तरीके से बातों को अपन सजेशन और उसको आगे एक अच्छे मुकाम पर ले जाने की बात करेंगे। लास्ट में 4 पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। हो गई है पर्वत पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश ये है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मगर कहीं पर भी यह आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, मगर कहीं पर भी यह आग जलनी चाहिए, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक अपने को रुकना नहीं है। एक बार जब कारवां आगे बढ़ा लिया है तो सोचना इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपको कुछ छू भी नहीं सकती। अगर आप में एक जुनून, हौसला और एक भूख किसी लक्ष्य को पाने की है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इस प्रकार से दोस्तों मैं अब आपसे इन बातों से, इन मोटिवेशनल वीडियोस के बाद में अब विदा लेता हूं। और अब नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द ही पॉलिटिकल का, इसलिए आपको आपसे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहें। अधिक से अधिक आपको जितना हो सके उतना फ़ायदा दिलाने की, आपको लाभान्वित करने की कोशिश करते रहेंगे। और हमारे जो अन्य विद्वान गण हैं, हमारे साथी, वरिष्ठ साथी हैं, वो भी हमारे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथी मित्र बंधु हैं वो भी काफ़ी इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है कहीं ना कहीं। तो जी हाँ, अब इस बात को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।